नया रायपुर के तूता धरने स्थल पर 7 अगस्त से धरने पर बैठी मिताली ने हड़ताल को लेकर बोले स्वास्थ्य मंत्री, एक मांगे समान। कांग्रेस की बैठक में अनुशासनहीनता, राजीव भवन पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे। कांग्रेस की बैठक में अनुशासनहीनता मामले में दीपक बैज का बयान सामने आया, कहा बैठक की बात घर की है। बसना थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित, आगामी त्योहार को लेकर की गई चर्चा, समाजसेवी धर्मगुरु पत्रकार रहे मौजूद। जगदलपुर में एजुकेशन हब बना भ्रष्टाचारियों का हब, ठेकेदार ने प्रशासन को लगाया चूना। नमस्कार, मैं ज्योति निशाल। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 18 अगस्त से एनएचएम कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों और नियमितीकरण को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हाल ही में 50 कर्मचारियों को बर्खास्त भी कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने निवास में पत्रकारों के साथ चर्चा की। मंत्री ने कई मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा की। पत्रकारों से चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमने न तो बर्खास्तगी का आदेश अपनी ओर से दिया, न तो किसी प्रकार की कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन जो नियम में होगा डिपार्टमेंट वो कर रहा है। जिन्हें बर्खास्त किया गया है उनका भी कोई अपील नहीं आया। ये विभागीय कार्रवाई है। अगर स्वास्थ्य सेवा बाधित होगी तो जो एनएचएम अधिनियम में है, जो नियम होंगे उस नियम के तहत विभाग कार्रवाई करेगा। वो तो न तो बर्खास्तगी का कोई आदेश अपनी ओर से दिया है, न तो किसी कार्यवाही का दिया है, लेकिन जो नियम में होगा डिपार्टमेंट वो कर रही है। और हमारे समक्ष अभी न तो जिनको बर्खास्त किया गया है उनकी ओर से कोई अपील आया है, न तो जो बर्खास्त हुआ उसमें हमने किसी प्रकार का कोई अनुशंसा या अनुमोदन किया है। विभागीय कार्यवाही है ये, और चूंकि स्वास्थ्य सुविधाएं बाधित होगी तो इसमें एनएचएम भर्ती अधिनियम में जो भी नियम होगा उस नियम के तहत विभाग कार्यवाही करेगी। प्रदेश भर की मितानी ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 7 अगस्त से नया रायपुर के तूता धरने स्थल पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हुई हैं। मितानी पर्यवेक्षण, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर और कोऑर्डिनेटर को एनएचएम के अंतर्गत शामिल करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन ये मांग पूरी नहीं की गई। इसी मामले में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हड़ताल में जो हमारी मितानी ने बैठी थी उनकी केवल 2 ही मांगे हैं। दोनों में से एक मांग को हम पूरा नहीं करा सकते। एक मांग में उनका कहना है कि जो उनके ऊपर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, एसएचआरसी काम करती है, उनके लोगों को निकाल दिया जाए। इससे लगभग 500-700 लोगों की नौकरी चली जाएगी। ये काम हम नहीं कर सकेंगे। जो दूसरी मांग है जिसमें सरकार के घोषणा पत्र में 50% वृद्धि की बात कही गई, उसको हम पूरा करेंगे। 50% वृद्धि की बात को हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। इस प्रकार का जानकारी तो मुझे नहीं है, परंतु हमारे मितानिन हड़ताल में जो बैठे थे तो उनका ज्यादा मांग नहीं है। उनका मुख्य रूप से एक ही मांग है। वैसे उनके 2 मांग हैं, तो 2 में एक मांग को तो हम पूरा नहीं कर सकते। एक मांग में उनका कहना है कि जो उनके ऊपर में जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जो एसएचआरसी काम करती है, तो उसको और उसके लोगों को ही निकाल दें, तो उससे लगभग 500 से 700 लोग जो है नौकरी से निकल जाएंगे। तो वो काम हम नहीं कर सकते। दूसरा जो उनकी मांग है कि सरकार का घोषणा पत्र में जो 50% वृद्धि का है, तो उसको तो हम स्वीकार कर रहे हैं कि 50% हमारे घोषणा पत्र में हम उसको पूरा करेंगे। हम जब महतारी वंदन को पूरा कर दिए, किसानों के लिए पूरा कर दिए, तेंदुपत्ता संग्राहकों की जो हमारे मैनिफेस्टो में था, जो मोदी जी के गारंटी में था, उसको पूरा कर दिए, तो निश्चित रूप से हमारी मितानिन बहनों का जो 50% वृद्धि की जो बात हमने कही है उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। वो भरोसा रखें, माननीय विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार है। हम जो कहे हैं वो सब करेंगे और जो कहते हैं वो करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का शुरू से सिद्धांत है। लोग देख रहे हैं। सर, मुख्य मांग है कि एनएचएम में संविलियन किया जाए। देखिए, एनएचएम में संविलियन के लिए तो हम लिखेंगे, लेकिन इसके बाद आधे लोग फिर धरने पे आ जाएंगे, क्योंकि उसमें अधिकांश लोग
12वीं तक नहीं पढ़े हैं। हमारी पुराने जो बहनें हैं, कई बहनें तो हैं कि जो केवल साक्षर हैं, तो एनएचएम में शामिल करेंगे तो मुख्य कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास चाहिए। तो आधे या 40% लोग निकल जाएंगे, तो भी एक कठिन काम है। तो उसको हड़ताल से नहीं, बैठकर बातचीत कर सकते हैं। यदि वो लोग सहमत होंगे तो हम भारत सरकार को प्रपोजल भेज देंगे। 18 अगस्त से एनएचएम कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों और नियमितीकरण को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसी बीच कांग्रेस ने आरटीआई लगाई थी। उसके जवाब में आरटीआई ने कहा कि ये केंद्र का नहीं, राज्य का मामला है। सरकार चाहे तो एनएचएम कर्मचारियों को नियमितीकरण कर सकती है। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 20 महीने पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार 5 साल थी, तब कांग्रेस मूंगफली छील रही थी। जब राज्य का विषय था तो क्यों नहीं नियमितीकरण कराया गया? आज लंबी लंबी बातें करती है। पूरे 5 साल उनकी सरकार थी, 72 सीटों के साथ स्पष्ट मेजॉरिटी। इतनी बड़ी मेजॉरिटी छत्तीसगढ़ को आज तक नहीं मिली। तब भूपेश बघेल और टीएस साहब क्या कर रहे थे? अभी हड़ताल के समर्थन में जाते हैं। आरटीआई लगाने की क्या जरूरत थी? नियमितीकरण कर देते। राजनीति करना, ब्लेम लगाना, लोगों को भड़काना, ये कांग्रेस की फितरत है। 20 महीना पहले तक किसकी सरकार थी? कांग्रेस का। 5 साल थी कांग्रेस, मूंगफली छील रही थी क्या बैठ के? राज्य का विषय था तो क्यों नहीं रेगुलर कर दी? आज लंबी लंबी बात करते हैं। पूरे 5 साल उनकी सरकार थी, 72 सीटों के साथ स्पष्ट मेजॉरिटी। इतनी बड़ी मेजॉरिटी छत्तीसगढ़ को आज तक नहीं मिला। तो इसके बाद भी क्या कर रहे थे कांग्रेस को लोग? भूपेश बघेल जी क्या कर रहे थे? बाबा साहब क्या कर रहे थे? सिंहदेव साहब अभी हड़ताली लोगों का समर्थन में जाते हैं। 5 साल क्या कर रही थी कांग्रेस? मैं पूछना चाहता हूं, मूंगफली छील रही थी क्या बैठकर? क्यों नहीं की? राज्य का विषय था तो कर देना था। आरटीआई लगाने की क्या जरूरत है? उनकी सरकार थी। क्या है, केवल राजनीति करना, ब्लेम लगाना, लोगों को भड़काना, ये कांग्रेस की फितरत है। 4 सितंबर को प्रदेश के मितानिनों द्वारा सीएम हाउस घेरने का ऐलान किया गया। इसी के तहत प्रदेश के अलग अलग जिलों के मितानिन रायपुर के लिए कूच कर गई। धमतरी क्षेत्र से निकलने वाले मितानिनों को अलग अलग जगह रोका गया। भाखड़ा रोड से जाते हुए उन्हें सेमरा मोड़ के पास रोका गया। नेशनल हाईवे में जाते हुए संबलपुर के पास रोका गया। जैसे ही रोका गया, वे सड़क पर धरने पर बैठ गई। कई घंटों तक धरने में बैठने की वजह से वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम की स्थिति से लोग परेशान होते दिखे। इस दौरान जमकर धक्का मुक्की और बहस भी होती रही। मितानिन आक्रोशित नजर आई। आपको बता दें कि सितंबर को प्रदेश के मितानिनों द्वारा सीएम हाउस घेरने का ऐलान किया गया था। इसी के तहत प्रदेश के अलग अलग जिलों से मितानिन रायपुर के लिए कूच कर गई। धमतरी क्षेत्र से निकलने वाली मितानिनों को अलग अलग जगह रोका गया। भाखड़ा रोड से जाते हुए उन्हें सेमरा मोड़ के पास रोका गया। नेशनल हाईवे में जाते हुए संबलपुर के पास रोका गया। जैसे ही उन्हें रोका गया, वे सड़क पर धरने पे बैठ गई। कई घंटे तक धरने में बैठने की वजह से वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम की स्थिति से लोग परेशान होते रहे। इस दौरान जमकर धक्का मुक्की और बहस भी होती रही। इस दौरान मितानिन आक्रोशित नजर आईं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा था कि प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व अब भूपेश बघेल को करना चाहिए। इस पर पीसीसी प्रमुख दीपक बैज ने उन्हें महाज्ञानी बताया था, जिसे लेकर खूब सियासी बवाल हुआ। अब जिला अध्यक्षों और प्रदेश कार्य समिति की बैठक में रविंद्र चौबे के खिलाफ सर्वसम्मति से अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की गई। पत्रकारों से चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रविंद्र चौबे बड़े ही वरिष्ठ नेता हैं। भले ही कांग्रेस में आते हैं, लेकिन बड़े ही वरिष्ठ नेता हैं। उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। पार्टी का उनका अंदरूनी मामला है और पार्टी अब किसको निकालेगी और किसको रखेगी वो जाने। वैसे भी कांग्रेस में अब कोई रहना नहीं चाहता। देखिए, चौबे जी बड़े ही वरिष्ठ नेता हैं। तो भले कांग्रेस से आते हैं और पुराने वरिष्ठ नेता हैं, उनके बारे में मैं नहीं कह सकता। ये पार्टी का, उनके कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और लोग अब किसको निकालते हैं, किसको रखते हैं, वो तो कांग्रेस ही जाने। वैसे भी कांग्रेस में कोई रहना भी पसंद नहीं कर रहा है, तो निकालेंगे क्या।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में अनुशासनहीनता के मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के खिलाफ प्रस्ताव पारित होने की चर्चा के बीच रविंद्र चौबे पीसीसी चीफ दीपक बैज से मिलने राजीव भवन पहुंचे। करीब 15 से 20 मिनट तक उनकी अकेले में चर्चा हुई। उसके बाद दोनों ही नेता मीडिया से रूबरू हुए। दोनों ही बैठक में लिए गए प्रस्तावों पर बात करते हुए बचते हुए नजर आए। ऐसा मामले में रविंद्र चौबे ने कहा कि दीपक बैज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमारा समर्थन उनके साथ है। दीपक बैज के नेतृत्व में मजबूती से कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। भूपेश बघेल के जन्मदिन पर कई बातों को भ्रमपूर्वक फैलाया गया। अगर कुछ बात कही भी गई तो वे बात नहीं थी जो सामने आई। दीपक बैज बहुत ही मैच्योर अध्यक्ष है। बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में अनुशासनहीनता के मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के खिलाफ प्रस्ताव पारित होने की चर्चा के बीच रविंद्र चौबे पीसीसी चीफ दीपक बैज से मिलने राजीव भवन पहुंचे। करीब 15 से 20 मिनट तक उनकी अकेले में चर्चा हुई। उसके बाद दोनों ही नेता मीडिया से रूबरू हुए। दोनों ही बैठक में लिए गए प्रस्ताव पर बात करने से बचते रहे। इस मामले में रविंद्र चौबे ने कहा कि दीपक बैज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमारा समर्थन उनके साथ है। दीपक बैज के नेतृत्व में मजबूती से कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। भूपेश बघेल के जन्मदिन पर कही गई बातों को भ्रमपूर्वक फैलाया गया। कहा विवाद था और गलतफहमी थी। ना कोई विवाद था, ना कोई गलतफहमी थी। आदरणीय अध्यक्ष जी बेहद मैच्योर हमारे आदरणीय अध्यक्ष हैं और नेतृत्व कर रहे हैं। हम सबका समर्थन इनके साथ है। चौबे जी, आप जो बयान दिए हैं, क्या उन बयानों को लेकर खेद प्रकट कर रहे हैं आप? यहां कहां खेद जैसी बात है। मैं अपने अध्यक्ष जी के साथ हूं, कल भी था, आज भी हूं। तो वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज भी इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि वर्किंग कमेटी की बैठक में बहुत से एजेंडों पर बातचीत हुई। कांग्रेस को मजबूत करना हमारा मकसद है। बैठक में जो भी बात हुई वे घर की बात है, पार्टी की बात है। पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे से मुलाकात भी हुई, उन्होंने अपनी बात रखी। क्वालिटी लीडरशिप में लड़ने का निर्णय हुआ। कांग्रेस आगे भी कनेक्टिव लीडरशिप से लड़ाई लड़ेगी। देखिए, घर की बात है, पार्टी की बात है। आज रविंद्र चौबे जी आए थे, मुलाकात हुई हमसे, बहुत सारी चीज डिटेल्स चर्चा हुई और निश्चित रूप से अपनी बातें भी रखी है कि ये है। और हम लोग सब लोग मिलकर, हमारे नेता खड़गे जी ने कहा है कि कलेक्टिव लीडरशिप से हम भारतीय जनता पार्टी और सरकार के खिलाफ हम लड़ रहे और आगे भी कलेक्टिव लीडरशिप से लड़ेंगे। और निश्चित रूप से कांग्रेस मजबूती के साथ इस सरकार के खिलाफ में लड़ाई लड़ रही है। इसी का नतीजा है आज पूरे प्रदेश में सरकार बैकफुट पर है और मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं और कहीं न कहीं डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है और आने वाला समय में भी हम मजबूती के साथ सरकार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। बसना थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर और आसपास क्षेत्र के समाजसेवी, धर्मगुरु, प्रमुख नागरिक, पत्रकारों की विशेष उपस्थिति रही। बता दें कि बैठक का संचालन एसडीओपी ललिता मेहरा, थाना प्रभारी नरेंद्र राठौर के मार्गदर्शन में किया गया। बैठक में मुख्य रूप से आगामी 5 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी, 6 सितंबर को गणेश विसर्जन पर्व को शांति, सद्भाव और आपसी भाईचारे के साथ संपन्न कराने के लिए विस्तार से चर्चा की गई। वहीं अधिकारियों ने उपस्थित लोगों से अपील की कि सभी धर्मावलंबी आपसी सहयोग और सौहार्द बनाए रखते हुए पर्व का आयोजन करें ताकि नगर में शांति व्यवस्था बनी रहे। बैठक में यातायात व्यवस्था सुधारने पर भी विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि पर्व के अवसर पर नगर की सड़कों पर भीड़भाड़ बढ़ जाती है, ऐसे में सभी को यातायात नियमों का पालन करना होगा। दुकानों के सामने टेंट पंडाल लगाकर किए जाने वाले अतिक्रमण को लेकर भी चर्चा की गई और व्यापारी वर्ग से सहयोग की अपेक्षा जताई गई, जिसमें आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
शहर की व्यवस्था सुधारने निकले नगर निगम के दो शीर्ष अधिकारियों के बीच समन्वय और उस कमी वक्त खुलकर सामने आई जब निगम आयुक्त के निर्देश पर चल रही अतिक्रमण हटाने की एक बड़ी कार्रवाई को महापौर ने मौके पर पहुंचकर रुकवा दिया। बता दें कि बालकों के पर सभा भाटा चौक पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जिसने न केवल व्यापारियों और निगम कर्मचारियों को असमंजस में डाल दिया बल्कि शहर की जनता के मन में भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कुछ दिनों पहले नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडे ने अपने अमले के साथ बालको क्षेत्र का निरीक्षण किया था, पर साठा भाटा चौक पर भारी अतिक्रमण और उसके कारण लगने वाले जाम को देखकर उन्होंने तत्काल निगम के कर्मचारियों को अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए। आयुक्त के आदेश पर पालन करते हुए निगम के अधिकारियों ने दुकानदारों को नोटिस जारी कर जगह खाली कराने का निर्देश दिया। जब व्यापारियों ने नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया तो निगम का तोड़ू दस्ता बुलडोजर और भारी दलबल के साथ पर सभाटा चौक पहुंच गया। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, व्यापारियों ने एकजुट होकर जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया और अपनी रोजी रोटी पर संकट आता देख उन्होंने सीधा महापौर संजू देवी राजपूत से गुहार लगाई। कंपनी चला रहे हो चलाइए, मगर हमारे यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, आज वर्षों से यहाँ पे रोजी रोटी करके यहाँ पे कमा रहे हैं, उनके पेट पे लात मारिएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं आज हमें पता चला है उनकी ठेला और गुमटी को हटाया जा रहा है, तो मैं आज उनके सामने में आई हूँ, उनके दुख दर्द को सुनी हूँ। हमारे जो है हमारे जनता हम उनके दुख और सुख में हर चीज। बस्तर जिले के बसौली में बना एजुकेशन हब भ्रष्टाचारियों के हाथों भेंट चढ़ गया है, जहां एजुकेशन हब के नाम पर आई करोड़ों की राशि का गुणवत्ताहीन कार्य करते हुए अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि एजुकेशन हब दंतेवाड़ा जिले के जांगवा के तर्ज पर इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन आधिकारिक साठगांठ और ठेकेदारी की मनमानी ने जर्जर भवन बनाकर हैंडओवर कर दिया। वहीं गंभीर बात यह है कि गुणवत्ता की विशेष जांच के बगैर ऐसी ट्रेवल डेवलपमेंट ने ठेकेदार से बिल्डिंग हैंडओवर ले ली और आज विभाग कोष में लगा दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर यह एजुकेशन हब सुविधाओं के लिए तरस रहा है। भवन इतना ज्यादा जर्जर हो चुका है कि शिक्षा विभाग के कर्मचारी रहने के लिए डर जाते हैं, जिसका संज्ञान में लेना उच्च अधिकारियों को बेहद जरूरी है, अन्यथा करोड़ों की बिल्डिंग आने वाले 5 सालों के अंदर खाक में मिल जाएगी। साथ ही गुणवत्ता विहीन निर्माण करने वाले ठेकेदारों के ऊपर लाइसेंस जब्त जैसी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये एजुकेशन हब है, आपको बता दें, वेलकम टू एजुकेशन हब भानपुरी बेसोली डिस्ट्रिक्ट बस्तर गढ़बोनावा छत्तीसगढ़। ये जरूर छत्तीसगढ़ के उस युवा अवस्था में बना हुआ है जिस अवस्था में छत्तीसगढ़ चलने दौड़ने के उम्र में आती है। आपको बता दें, आज छत्तीसगढ़ का बना हुआ 26 साल कंप्लीट होने जा रहा है, लेकिन ये एजुकेशन हब की स्थिति आपको बता दें, जिस तरह से ये कैमरामैन से कहूंगा ये दिखाएंगे, ये जो सड़क है जहाँ पे स्कूटी से महिलाएं आ रही हैं, ये सड़क को भी एजुकेशन हब के नाम से डेवलप करने का था, लेकिन ये आज तक सड़क बनी नहीं है। और देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ जो कर्मचारी हैं वो हिचकोले खाते हुए कच्ची सड़क से आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से छत्तीसगढ़ का जो ये बस्तर जिला का एजुकेशन हब है, ये कैसा हो सकता है। बाहर की स्थिति इतनी घटिया हो सकती है, सड़क से लेकर बिल्डिंग तक। तो आप यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को लेकर कल्पना कर सकते हैं। आपको ये अंदर का नजारा भी दिखाएंगे। ये जो एजुकेशन हब है, ये बस्तर जिले का फरसागुड़ा नेशनल हाईवे से लगभग 3 किलोमीटर अंदर में है। और यहाँ पे तमाम, यदि हम पूर्व सरकार की बात करें तो पूर्व सरकार में चंदन कश्यप यहाँ के विधायक थे, जो हस्तशिल्प कला बोर्ड के छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष थे। और दूसरी बात, यहाँ अभी वर्तमान में केदार कश्यप जी अब विधायक हैं और छत्तीसगढ़ के वन मंत्री हैं। यहाँ ये जो नजारे हैं आप देख सकते हैं, जूम करके दिखाएंगे कैमरामैन कि किस तरह से बिल्डिंग धराशायी होते जा रही है। मात्र 5-10 साल के दरमियान ही आप एक आकलन करिएगा, 10 साल के बाद अगर बिल्डिंग्स इस तरह से दिखेंगे, इस तरह से
जवाब देते जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के इस बस्तर में जिस तरह से एक नारा दिया गया है, बदलता बस्तर या बदल रहा बस्तर, यहाँ आप स्थिति देखेंगे तो बस्तर एक प्रकार से भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और यहाँ जो बिल्डिंग्स बने हैं ये भूतों का डेरा बन चुका है। आप देखेंगे कोई भी बिल्डिंग में यहाँ के कर्मचारी रहना नहीं चाहते और निर्माणाधीन समय इतना शायद गुणवत्ता की जांच नहीं करने की वजह से गलत ढंग से बना हुआ है, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है, गुणवत्ताहीन बना हुआ है, जिसके चलते लोगों को रहने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। और यहाँ जो स्थिति है इतनी भयावह है कि किसी बिल्डिंग में रात नहीं बिताया जा सकता। दूसरी समस्या यहाँ पानी की है। पानी नहीं होना भी यहाँ के कर्मचारियों का नहीं रहने का एक उत्तर होता है। आपको एक बात और बता दूं, ये बस्तर जिला है और बस्तर जिले में ये एजुकेशन हब है और एसी ट्रैवल्स के द्वारा ही यहाँ के बिल्डिंग का शायद स्वीकृति हुआ था। और यहाँ जैसे पालक लोगों भी बताते हैं कि हम लोग बच्चे को दे तो दिए हैं इन छात्रावासों में, लेकिन रहने के लिए डर सा माहौल बन जाता है, डर पैदा होता है कि फिर इसका जिम्मेदार कौन है। या तो यहाँ के नेता मंत्री भ्रष्ट हैं या फिर यहाँ का प्रशासनिक अमला भ्रष्ट हो चुका है, जिसके चलते आपको सारी असुविधाएं यहाँ पे देख सकते हैं। आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं कार्तिक कश्यप, फरसागुड़ा बेसोली से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर सेक्टर 24 में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के संयुक्त मुख्यालय भवन का शिलान्यास किया। रजत जयंती वर्ष और गणेश चतुर्थी जैसे पावन अवसर पर संपन्न इस समारोह में उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की और भवन की 3D मॉडल अनावृत किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि ये भवन अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यकुशलता को नई ऊंचाई देगा, तीनों पावर कंपनियों के बीच समन्वय को मजबूत करेगा और उपभोक्ताओं को एक ही छत के नीचे सभी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। उन्होंने इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत मौलश्री पौधारोपण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की 25 वर्षीय यात्रा ये प्रमाण है कि जब संकल्प और संवेदनशीलता साथ चले तो परिणाम ऐतिहासिक होता है। वर्ष 2000 में प्रदेश केवल 1400 मेगावाट बिजली उत्पन्न कराता था, आज ये क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में 1320 मेगावाट के नए संयंत्र का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की ये प्रगति हर नागरिक के विश्वास, मेहनत और भागीदारी का परिणाम है। एक तो महोत्सव का ये पावन अवसर चल रहा है। मैं सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को गणेश महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे जो पावर कंपनियां हैं उनके संयुक्त भवन का आज शिलान्यास कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है और 217 करोड़ रुपए लागत से ये भवन बनकर तैयार होगा 3 वर्षों में। और ये हरित ऊर्जा से युक्त होगा, सोलर और ऐसा पहली बार की दीवार में भी मतलब उससे भी पावर जनरेट करके बिजली इस भवन में उपलब्ध होगी। तो ऐसा शायद पहला भवन छत्तीसगढ़ में बनने जा रहा है। तो मैं इसके लिए विद्युत विभाग, पावर कंपनियां और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और इस भवन के बनने से निश्चित रूप से उपभोक्ताओं को और हमारे पावर कंपनियां के जो अधिकारी हैं उनको भी लाभ होगा। बिजुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत 6 वर्ष के मासूम सुफियान कुरैशी जो अपने घर पर अपनी मां के साथ सो रहा था, उसी दौरान उसे सांप ने काट लिया, जिस पर मासूम ने अपनी मां को बताया। मां ने उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिजुरी में भर्ती करा दिया। अस्पताल में कंपाउंडर ने उसका इलाज किया। बता दें कि मासूम की तबीयत खराब होते देख कई बार डॉक्टर को फोन से संपर्क किया गया, लेकिन डॉक्टर अपने घर से बाहर नहीं आया और सिर्फ फोन से इलाज करता रहा, जिस पर सुबह और अधिक तबीयत खराब होते देख उसे रेफर कर दिया गया और साथ ही बच्चों के इलाज के दौरान मौत हो गई। मेरे बच्चे को मैं लेके रात में खाना पीना खा के सो रही थी। रात में मेरा बच्चा उठा है 12:50 में बोला, मम्मी मेरे पाँव में कीला चुभा है। उसके बाद मैं
बच्चे को दवाई खिलाई हूँ, उसको तेजी से बुखार थी। बुखार आने के बाद मैं उसको दवाई खिलाई हूँ, गोली खिलाई, पानी पिलाई हूँ। उसके बाद मैं सोने जा रही थी तो मेरे सर के पास सांप बैठा रहा, डंडा करैत था वो भी। मैं अपने दोनों बच्चे को लेके बाहर भागी हूँ। उसके 10 मिनट बाद हॉस्पिटल गई हूँ। हॉस्पिटल जाने के बाद कंपाउंडर थे, वहां गई हूँ, बच्चे को दिखाए हैं। मेरे अगल बगल वाले लोग गए हैं, मेरे घर मालिक गए थे। वहां जाने के बाद कंपाउंडर को दिखाए तो कंपाउंडर बोले हैं कि ऐसा कुछ भी, हम बताए हैं कि हमारे बच्चे को सांप काटा है। तो डॉक्टर नहीं आए? जी डॉक्टर नहीं आए थे, डॉक्टर नहीं आए थे। डॉक्टर कंपाउंडर फोन पे फोन कर रहे थे पर डॉक्टर 2 बार किए हैं फोन, फिर भी नहीं आए। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।